Hello, everyone. Welcome back to Study with Soumya. I hope you are doing great and your CS executive preparation is going really well. This is part 6 of our copyright law series under ECIPL. In the previous lecture, we covered section 30 and section 31, where we understood licenses by the owner of copyright and compulsory license, along with some practical examples and exam oriented concepts. Now, in today's lecture, we will move ahead with another important topic, that is compulsory license in unpublished and published works. So keep your books ready and let's start. Section 31A कंपल्सरी लाइसेंस इन अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड वर्क्स। पहली बार देखने पर यह सेक्शन बहुत लेंदी लगता है, बट ट्रस्ट मी, अगर इसका लॉजिक समझ आ गया तो पूरा सेक्शन सिर्फ एक बार में याद हो जाएगा। अब सोचो, मान लो किसी ऑथर ने एक बहुत वैल्यूएबल बुक लिखी, या एक रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट है, या एक कोई ओल्ड पोम है, लेकिन ऑथर की डेथ हो गई, या ऑथर का पता ही नहीं है, या कॉपीराइट ओनर को ट्रेस ही नहीं किया जा सकता। अब बताओ, क्या वो वैल्यूएबल वर्क हमेशा के लिए लॉकर में बंद रहेगा? क्या सोसाइटी उसका बेनिफिट कभी नहीं ले पाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सेक्शन 31A। लॉ कहता है कि अगर ओनर अवेलेबल ही नहीं है तो पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड सेक्शन 31A कब अप्लाई होगा। यह सेक्शन अप्लाई होगा अनपब्लिश्ड वर्क पर या पब्लिश्ड वर्क पर, या ऐसे वर्क पर जो पब्लिक को कम्युनिकेट किया गया था लेकिन अब इंडिया में पब्लिक से विदहोल्ड कर दिया गया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ऑथर या तो डेड हो, या तो अननोन हो, या तो ट्रेस ना हो, या कॉपीराइट ओनर ही ना मिल रहा हो, तब सेक्शन 31A अप्लाई होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से 100 साल पुरानी एक हिंदी डायरी मिली, उसके ऑथर का नाम ही नहीं है, किसी को नहीं पता किसने लिखी। डायरी में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है। एक पब्लिशर चाहता है उस डायरी को पब्लिश करना, बट वो किससे परमिशन ले? ओनर का पता ही नहीं है। अब क्या करें? सेक्शन 31A के अंदर कमर्शियल कोर्ट से लाइसेंस मांगी जा सकती है। एप्लीकेशन किसको दी जाएगी? इंटरेस्टेड पर्सन डायरेक्टली कॉपीराइट यूज़ नहीं कर सकता, उससे पहले उसको कमर्शियल कोर्ट के पास एप्लीकेशन देनी होगी। कोर्ट डिसाइड करेगी कि लाइसेंस देना चाहिए या नहीं। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। एप्लीकेशन देने से पहले एप्लीकेंट को अपना प्रपोजल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। बट वाई? अब सोचो, हो सकता है कि ओनर एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो, बस लोगों को पता ना हो। एडवर्टीजमेंट देखकर ओनर या उसका लीगल हेयर सामने आ सकते हैं, इसलिए लॉ पहले पब्लिक नोटिस देने को कहता है। किस न्यूज़पेपर में आप दोगे? एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, और अगर ट्रांसलेशन की परमिशन मांग रहे हो तो उस लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देना होगा। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। एप्लीकेशन के साथ एडवर्टीजमेंट की कॉपी, प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब फी, ये सब अटैच करना कंपलसरी है। उसके बाद कमर्शियल कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एप्लीकेशन रिसीव करेगा, इंक्वायरी करेगा, सब फैक्ट्स वेरीफाई करेगा, और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स को डायरेक्शन देगा कि आप लाइसेंस इशू करो। याद रखो, कोर्ट खुद लाइसेंस इशू नहीं करता, कोर्ट डायरेक्शन देता है। लाइसेंस रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स इशू करता है। नाउ रॉयल्टी का क्या होगा? ओनर तो मिला ही नहीं, तो रॉयल्टी किसको मिलेगी? लॉ ने इसका भी सॉल्यूशन दिया है। रजिस्ट्रार ऑर्डर दे सकता है कि रॉयल्टी का अमाउंट पब्लिक अमाउंट ऑफ इंडिया या कोर्ट के स्पेसिफाइड अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाए, ताकि अगर फ्यूचर में ओरिजिनल ओनर, उसका लीगल एयर, एग्जीक्यूटर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कभी भी सामने आए तो वो अपनी रॉयल्टी क्लेम कर सके। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो 2026 में एक अननोन ऑथर की बुक पब्लिश हुई, रॉयल्टी गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दी। 2035 में उस ऑथर के ग्रैंडसन को प्रूफ मिल गया कि ये बुक उनके दादाजी की थी। अब वो रॉयल्टी क्लेम कर सकता है। दैट इज़ वाई लॉ ने ऑथर के फैमिली का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर सिचुएशन। इफ ऑथर इज डेथ, अगर ऑथर की डेथ हो चुकी है और गवर्नमेंट को लगता है कि ये वर्क नेशनल इंटरेस्ट में पब्लिश होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथर के लीगल एयर को डायरेक्शन दे सकती है, इस वर्क को स्पेसिफाइड टाइम के अंदर पब्लिश करो।
अगर लीगल एयर्स भी पब्लिश ना करें तो? अब मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि आप पब्लिश करो, लेकिन उनके लीगल एयर ने पब्लिश ही नहीं करा तो? सेक्शन 31 ये कहता है कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कोर्ट के पास एप्लीकेशन दे सकता है। कोर्ट इंक्वायरी करेगा और परमिशन दे सकता है कि ये वर्क पब्लिश किया जाए। रॉयल्टी भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा। वाई हैज़ लॉ मेड दिस प्रोविजन? अब सोचो, अगर कोई वैल्यूएबल हिस्टोरिकल बुक, रिसर्च पेपर, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट या एंशियंट लिटरेचर सिर्फ इसलिए पब्लिक तक ना पहुंच पाए क्योंकि ओनर नहीं मिल रहा है, तो सोसाइटी का कितना नुकसान होगा। इसीलिए लॉ बैलेंस मेंटेन करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाए और ओनर के फ्यूचर राइट्स भी सेफ रहे। सेक्शन 31 में हमने क्या पढ़ा था कि ओनर मिल गया था लेकिन वो अनरीजनेबल रिफ्यूज़ल कर रहा था। सेक्शन 31 ए में सिचुएशन अलग है। यहाँ ओनर ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये दोनों सेक्शंस डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 31D, स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ लिटरेरी एंड म्यूजिकल वर्क्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स। इसका नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक क्वेश्चन। मान लो एक रेडियो एफएम चैनल है या एक टीवी चैनल है या कोई ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो रोज़ सॉन्ग्स, पोम्स, स्पीचेस या म्यूजिकल वर्क्स को ब्रॉडकास्ट करती है। अब सोचो, अगर हर एक सॉन्ग के लिए हर बार हर ओनर के घर जाकर परमिशन लेनी पड़े, तो क्या ब्रॉडकास्टिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी? बिल्कुल नहीं। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सेक्शन 31D। सबसे पहले समझते हैं कि स्टैट्यूटरी लाइसेंस क्या होता है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ के द्वारा दिया गया लाइसेंस, दैट इज़ लॉ खुद परमिशन दे रहा है, लेकिन फ्री में नहीं, रूल्स फॉलो करने होंगे, रॉयल्टी भी देनी होगी। सेक्शन 31D क्या कहता है? अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को ब्रॉडकास्ट के थ्रू लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना चाहती है और वो वर्क पहले से पब्लिश्ड है, तो वो सेक्शन 31D के अंदर ब्रॉडकास्ट कर सकती है। लेट्स से रेडियो मिर्ची को एक फेमस सॉन्ग चलाना है। हर बार सिंगर, कंपोज़र, लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर सबसे अलग परमिशन लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए लॉ कहता है प्रोसीजर फॉलो करो, रॉयल्टी पे करो और आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले प्रायर नोटिस देना कंपलसरी है। नोटिस में बताना होगा कौन सा वर्क ब्रॉडकास्ट होगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए, किस एरिया में ब्रॉडकास्ट होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब एक क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट तो कर दिया, बट क्या ओनर को पेमेंट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ये सेक्शन कहता है कि ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को रॉयल्टी पे करनी होगी। और रॉयल्टी का अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? कमर्शियल कोर्ट। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या रेडियो और टीवी की रॉयल्टी सेम होगी? नहीं। कमर्शियल कोर्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए अलग रॉयल्टी फिक्स करेगी और टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए अलग। क्यों? क्योंकि दोनों की ऑडियंस, रीच, अर्निंग और कमर्शियल वैल्यू अलग होती है। कोर्ट चाहे तो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस रॉयल्टी पे करने के लिए भी बोल सकती है। दैट इज़, ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लॉ सिर्फ मनी ही प्रोटेक्ट नहीं करता, ऑथर की रिकॉग्निशन भी प्रोटेक्ट करता है। ब्रॉडकास्ट के टाइम ऑथर और प्रिंसिपल परफॉर्मर्स का नाम अनाउंस किया जाएगा। ये मॉरल राइट्स को भी रिस्पेक्ट करता है। लेट्स से रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि अब आप सुन रहे हैं सॉन्ग XYZ, लिरिक्स बाय ABC, म्यूज़िक बाय DEF। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कॉपीराइट लॉ की रिक्वायरमेंट है। क्या ऑल्ट्रेशन अलाउड है? अब सोचो, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सॉन्ग को अपनी मर्जी से एडिट कर दे, कुछ लिरिक्स बदल दे, म्यूज़िक चेंज कर दे, क्या ये अलाउड है? ऑफ कोर्स नॉट। लॉ कहता है कि टेक्निकल नेसेसिटी के अलावा फ्रेश ऑल्ट्रेशन नहीं की जा सकती। सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग कन्वीनियंस के लिए थोड़ा शॉर्टन कर सकते हो, उससे ज़्यादा चेंज करने के लिए आपको ओनर की कंसेंट लेना इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से एक 10 मिनट के स्पीच को आपने रेडियो पर 8 मिनट कर दिया। ये ब्रॉडकास्टिंग कन्वीनियंस हो सकती है, लेकिन स्पीच का मीनिंग ही चेंज कर दिया या आपने कोई लिरिक्स मॉडिफाई कर दिए, ये अलाउड नहीं है विदाउट परमिशन।
ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, रिपोर्ट्स देनी होगी, और अगर कॉपीराइट ओनर इंस्पेक्ट करना चाहे तो इंस्पेक्शन अलाउ करना होगा। क्यों? ताकि रॉयल्टी कैलकुलेशन ट्रांसपेरेंट रहे। वाई हैज़ द लॉ मेड दिस प्रोविजन? अब सोचो, एक तरफ ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री स्मूथली चलनी चाहिए और दूसरी तरफ ऑथर्स और कॉपीराइट ओनर्स को उनका पैसा भी मिलना चाहिए। इसी बैलेंस को मेंटेन करता है सेक्शन 31D। सेक्शन 32B, टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस। मान लो एक ऑथर की ओरिजिनल बुक अवेलेबल नहीं थी, इसलिए किसी पर्सन को लॉ ने लाइसेंस दे दिया कि वो उस बुक का ट्रांसलेशन पब्लिश कर सके। लेकिन कुछ टाइम बाद ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर खुद उसी लैंग्वेज में अपना ट्रांसलेशन पब्लिश कर देता है। अब बताओ, क्या पहले वाला लाइसेंसी हमेशा के लिए ट्रांसलेशन पब्लिश करता है? नहीं। इसी सिचुएशन को हैंडल करता है सेक्शन 32B। व्हाट डज दिस सेक्शन से? अगर लाइसेंस ग्रांट होने के बाद कॉपीराइट ओनर या उसके ऑथराइज पर्सन खुद उस वर्क का ट्रांसलेशन पब्लिश कर दे तो पहले दी गई लाइसेंस टर्मिनेट हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में, जिस पर्पस के लिए लाइसेंस दी गई थी वो पर्पस अब ख़त्म हो गया, इसलिए लाइसेंस कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक इंग्लिश लॉ बुक का हिंदी ट्रांसलेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं था। स्टूडेंट्स को उसकी ज़रूरत थी, इसलिए कोर्ट ने पब्लिशर को लाइसेंस दे दिया कि वो हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश करे। अब 2 साल बाद ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर खुद ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश कर देता है, और वो सेम लैंग्वेज में है, कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम है, प्राइस भी रीजनेबल है। अब लॉ कहता है कि पुरानी लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि अब पब्लिक को ऑफिशियल ट्रांसलेशन मिल रहा है। क्या हर ट्रांसलेशन पर लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा? नहीं, लॉ ने कुछ कंडीशंस रखी हैं। टर्मिनेशन तभी होगी जब नंबर 1, सेम लैंग्वेज, ट्रांसलेशन उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए। एग्जाम्पल, लाइसेंस हिंदी ट्रांसलेशन की थी और ओनर ने मराठी ट्रांसलेशन पब्लिश कर दी तो सेक्शन 32B अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, सब्सटैंशियली सेम कंटेंट, ट्रांसलेशन का कंटेंट सब्सटैंशियली सेम होना चाहिए, दैट इज़ पब्लिक को ऑलमोस्ट वही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, रीजनेबल प्राइस, बुक की प्राइस भी रीजनेबल होनी चाहिए और इंडिया में सिमिलर स्टैंडर्ड की बुक्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ओनर बहुत ही अनरीजनेबल प्राइस रख दे तो सेक्शन का पर्पस फेल हो जाएगा, इसलिए लॉ रीजनेबल प्राइस की कंडीशन रखता है। क्या लाइसेंस तुरंत ख़त्म हो जाएगा? नहीं, टर्मिनेशन इमीडिएटली अफेक्ट नहीं लेती। ओनर को लाइसेंसी को नोटिस देना होगा और लाइसेंस तब टर्मिनेट होगी नोटिस सर्व होने के 3 मंथ्स बाद। ये 3 मंथ्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वाई हैज़ द लॉ गिवन 3 मंथ्स? अब सोचो, अगर लाइसेंस एक ही दिन में टर्मिनेट कर दिया जाए तो पब्लिशर का ऑलरेडी प्रिंटेड स्टॉक, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए लॉ उसे एडजस्टमेंट के लिए 3 मंथ्स का टाइम देता है टू मेंटेन फेयरनेस। सो सेक्शन 32B का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन अवेलेबल हो जाए और पब्लिक को वो रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा हो तो टेम्प्रेरी लाइसेंस कंटिन्यू रहने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए लॉ लाइसेंस टर्मिनेट कर देता है। So with this we have completed another important part of copyright law. Today we covered section 31A, 31D and 32B. जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस। 31A कब होता है? जब अनपब्लिश्ड और अननोन ऑथर हो। 31D इज बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस एंड 32B इज टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस। I hope today's lecture made these lengthy provisions simple and easy to remember. If you enjoyed it, don't forget to like this video, share it with your friends and subscribe to my channel because we are covering the complete ECIPL syllabus in the simplest, most practical and exam-oriented way. If you have any doubts, drop them in the comments below. And if you would like to join my CS executive classes or mentorship program, simply comment hi. In the next lecture, we will begin with another important topic, that is copyright society. Till then, keep revising, keep practicing, and happy studying.